जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है भूगोल की। भूगोल में भी हमने विस्तार से जो भारत का भौगोलिक विस्तार है उसको हम कवर करते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले पर्वतीय श्रृंखला, फिर उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद में हमने क्या समुद्री तटीय मैदान, उनके बाद जो समुद्र तट से लगा हुआ सटा हुआ मैदान है, कौन कौन से ये तट होते हैं, किस किस नाम से जाने जाते, ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल कोई प्रदेश नहीं है, कभी सोचे जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ये कोई प्रदेश नहीं है। मरुस्थल प्रदेश में वही जो हमारा थार का मरुस्थल है, जहाँ पर रेतीली टीले पाए जाते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पर है? तो ये मोस्टली आपका राजस्थान में पाया जाता है, जिसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। थार का मरुस्थल एक होता है, लद्दाख का मरुस्थल, इनके बारे में एक होता है आपका कच्छ का मरुस्थल। तो ये इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम जैसे हमारे द्वीप हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी राजधानी जानेंगे कि कौन कौन से द्वीप के बीच में कौन कौन सा डिग्री चैनल जो मध्य जो चैनल है वो कौन कौन से, तो वो सारी चीज़ हम जानेंगे आगे से। तो लेकिन आज हमारा कौन सा टॉपिक है? मरुस्थल। तो सारी चीज़ पहले हम देखते हैं जी। आपका कहाँ जो ये थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल मोस्टली कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में, ये राजस्थान आपको दिख रहा है यहाँ ऐसे। और ये क्या हो गया आपका जो है अरावली रेंज, अरावली पर्वत, अरावली रेंज बोल दिए, पर्वत श्रृंखला बोल दिए। इसके जो लेफ्ट साइड में यानी कि पश्चिमी में, ये इसको क्या बोलेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल, ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। और इसके जो पूर्व साइड में है, जो पूर्व की साइड में, इसको बोलेंगे हम, इसको जैसे इसको पूर्व की साइड में क्या नाम दिया? इसको दिया अर्ध मरुस्थल, क्योंकि यहाँ अगर हम क्राइटेरिया देखें 50 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो जाती है। 50 सेंटीमीटर से, क्योंकि मरुस्थल प्रदेश में क्या होता है, जो मरुस्थल एरिया है थार का मरुस्थल, उसमें वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा मतलब ना के बराबर होती है। यहाँ का जो जो वर्षा मापी गई है वो है 25 सेंटीमीटर से कम। 25 सेंटीमीटर से कम। और यहाँ जो पूर्व साइड में 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मापी गई है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्व की साइड को हम जो अरावली पर्वत है उसके पूर्व में क्या होगा? तो वो होगा अर्ध मरुस्थल क्षेत्र। और ये जो थार का मरुस्थल है ये आ जाता है आपका पश्चिम में। 25 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। सेंटीमीटर मतलब आप ये सोचिए, सेंटीमीटर मापते कैसे हैं इसको? मापक क्या है इसका? एक होता है वर्षा, जिसे हम रेन गेज भी बोलते हैं या वर्षा यंत्र भी बोलते हैं। हम उसको वर्षा यंत्र, वर्षा यंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, फिर हम चलेंगे अपना क्लास की तरफ। कि भाई वर्षा का मापक क्या? वर्षा यंत्र या रेन गेज। गेज, गेज क्या स्पेलिंग ठीक है इसकी? देखना। इंग, गेज। चलो मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, शायद मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। हाँ, वर्षा यंत्र, ये रेन गेज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेन गेज में होता क्या, ये किस तरह से रहता है? ऐसे एक, ऐसे मानो जैसे परख नली की तरह। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे लिखे होता है ये इसके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ऊपर की संख्या इसकी बढ़ती चली जाती है। और जब वर्षा होती है तो इसमें वर्षा का पानी भैया ऐसे, ये बूंद आके गिरेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ ये भरेगा। जब इसका ये भर जाता है, मान लीजिए इसका जो पानी है इसमें भर जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही इसको मापते कि भाई 25 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा जो पड़ी है, इस यंत्र से नाप मापते हैं इस तरह से। पानी को रख, उसको परख नली सी जो होती है ये, इसको रख देंगे, वर्षा यंत्र जो होता है ये मापने का। और वो जितनी भर जाएगी उसको ही बोलते हैं क्या? कि भाई 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है औसतन यहाँ, या फिर 50 सेंटीमीटर की होती है, कितनी होती है। और सबसे ज्यादा अगर भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा भारत में जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो होती है मेघालय में। मेघालय में कहाँ? मानसीराम में, ठीक है। मानसीराम, चेरापूंजी, बहुत बड़े यहाँ, यहाँ पर लगभग 1200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। 1200
सेंटीमीटर। और मैं कल हमने ये भी पढ़ा था शिलोंग का पठार, उसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं, तो उन्हीं पहाड़ियों में है जो ये मानसीराम। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ है, हाँ, ठीक है। हमको क्या पढ़ने वाले हैं आज? हमारी जो क्लासेस चलेंगे वो चलेंगे मरुस्थल। मरुस्थल, मरुस्थल जो है मोस्टली कहाँ, जैसे थार का मरुस्थल। हम किसकी बात करेंगे जी? थार का मरुस्थल। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। लेकिन ये भाई पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले पहले। तो ये थार का जो मरुस्थल है ये पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ है। पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ है। जब दोनों में फैला हुआ है तो पाकिस्तान, जो भारत है आपका, भारत में इसका कितना परसेंट हिस्सा आता है? तो 85%। और पाकिस्तान में, पाक में इसका आता 15% हिस्सा। यदि मैं इसके हिस्से की बात करूं, हिस्सेदारी की बात करूं कि इसका लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में के फैला हुआ है, तो मैं बात करूं किसकी, कितना इसका क्षेत्रफल। शायद आज भैया की जो क्लास हुई वो क्षेत्रफल की हुई होगी, क्योंकि त्रिभुज देखा था मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए सारी चीज। तो क्षेत्रफल आपको पता होगा भैया, भैया ने बहुत अच्छे से क्लास कराई। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने में फैला हुआ जी? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, जो कि थार का मरुस्थल फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो भारत 85% और पाकिस्तान में कितना? 15%। और पाकिस्तान में इसे थाल, थाल के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ का किस नाम से जानते हैं? तो थार। और यहाँ किस नाम से जानते हैं? थाल। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, संभावनाएं क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पाकिस्तान पर 15%, और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? थाल। और यहाँ क्या बोले? थार। थार मोस्टली जो वर्ड है वो कहाँ से निकल गया? जो थल वर्ड से निकल के आया। थल वर्ड, यानी कि थल, थल पे जो जब जो रेत है उसको हम क्या बोलते हैं? थार। थल से निकला मोस्टली वर्ड। ये तो ये क्या बना? थार का मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का है, या मरुस्थल है, मरुस्थल बोल सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान, और ये थार का जो मरुस्थल है ये राजस्थान के साथ साथ, ये तो हमने देख लिया कि दो देशों के बीच में है। अब देखते हैं प्रदेश कौन कौन से, इसमें कौन कौन से और प्रदेश आ जाते हैं। यदि मैं बात करूं कि गुजरात, गुजरात, राजस्थान तो है ही है, और आपका पंजाब, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा, इन 4 राज्यों में, राजस्थान के अलावा और इन 3 राज्यों में और फैला हुआ है, गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में भी इसके जो इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जो ये आता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं जी इसका, ये कैसा, इसका जो, अगर मैं जैसे जलवायु की बात करूं कि इसमें जलवायु कैसी हो, शुष्क और गर्म, शुष्क व गर्म जलवायु एकदम। क्योंकि इसका जो औसत तापमान है, जो औसत तापमान वो कितना है? यहाँ लगभग, लगभग 50, और हाईएस्ट बोले तो लगभग हाईएस्ट कितना होगा? 52 डिग्री सेल्सियस। 52 डिग्री सेल्सियस इतना तो आम रहता ही रहता है यहाँ पे, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक इसका आम है गर्मियों का समय। और अगर जैसे उसका सर्दियों का, सर्दियों का तापमान, तो यहाँ माइनस, माइनस में भी चला जाता।
0 डिग्री सेल्सियस माइनस में भी चला है तो माइनस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है रात के समय में, जब यहाँ पर क्या पड़ती है तो सर्दियाँ पड़ती हैं। तो ये मोस्टली जो मरुस्थल प्रदेश हैं इसमें क्या होता है कि ये दिन के समय में तो ऐसा मानिए कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्म, और रात के समय में एकदम से ठंडा, क्योंकि बालू का बना हुआ होता है। क्योंकि बालू एकदम से गर्म हो जाता है और एकदम से फिर नॉर्मल भी ऐसे हो जाता है, तो रात के समय में इसमें क्या होता है बहुत ठंड भी पड़ती है, और दिन के समय में बहुत गर्म रहता है। तो शुष्क और गर्म, और कैसे उष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति होगी, हाँ, यदि मैं बात करूं वनस्पति की, वनस्पति कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति होगी यहाँ की। यहाँ मोस्टली जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे ऊंट देखा होगा आपने, रेगिस्तानी लोमड़ी देखी होगी, सांप, ऐसे ऐसे ये पाए जाते हैं, जो कि बड़े ही मतलब कहते हैं ना कि एक उनके लिए जो जीवन है बड़ा कठोर है, कठोर। और ऐसे ही ये ऊंट को कहते हैं कि भाई ऊंट भी कई कई दिन तक पानी नहीं पीता, लगभग 15 दिन तक पानी नहीं पीता, ऐसा। तो जहाँ पर पानी की कमी है वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन जीना भी, बड़ा मुश्किल हो जाता है, खेती करना तो है ही मुश्किल। और जहाँ पर खेती होती है वहां पर तो नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे हमारा क्षेत्र है बिल्कुल आपका, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गंगा के बिल्कुल समीप जाता है, ये सारी चीज़ें पड़ेगी। जो गंगा के पास का आसपास का मैदान कैसा है, एकदम उपजाऊ क्षेत्र है। और वहां पे पानी की कमी के कारण क्या है, थ्यार बन गया, वहां पर रेतीली मट्टी है, रेत के टीले टीले आम बात है वहाँ। मान लीजिए ऐसे टीले, ये पहाड़ होंगे लेकिन यहाँ यहाँ किसके टीले हैं, ये रेत के टीले ऐसे, ये ऐसे दिखाई देते। मान लीजिए आप भी रेत का टीला देखा, थोड़ी हवाएं चली, फिर उसके बाद में वो टीला गायब। आपका कोई फ्रेंड होगा जो आर्मी में हो या फिर कोई राजस्थान में रहता हो, तो आप उनसे पूछना कि भाई जो था ये जो रेगिस्तान है कैसा। वो जाते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग भी होती है आर्मी वालों की, तो उधर तो ट्रेनिंग में वो बताते हैं कि अब ऐसे कंपास दे दिया जाता है, फोन तो होता नहीं है उनके पास में, कंपास देते कि कंपास से ढूंढो, जाओ कहाँ पे, अगर भटक गए तो सिर्फ कंपास से वापस आओगे। क्योंकि एक देखा वहां पे रेत का टीला एक यहाँ पे खड़ा बिल्कुल, फिर उसके बराबर में थोड़ी देर बाद देखा वो गायब वहां से, जगह भूल गए। तो ऐसे ये रेत के टीले होते। तो यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। और अब आइए इसके जो अरावली रेंज है, ये मैंने आपको बताया, जो मैप में देखा, ये अरावली पर्वत, इसके पूर्व में क्या होगा, ये पूर्व की साइड में अर्ध मरुस्थल, और इधर थार का मरुस्थल। तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत पूर्व में 50 सेंटीमीटर वर्षा, वर्षा, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धमर, अर्धमरुस्थल, ठीक है। और पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो इसके क्या बोलेंगे, पूरा मरुस्थल, यानी कि थार मरुस्थल ये होता। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहीं से क्या निकलती है, एक लूनी नदी, जो अरावली रेंज है, लूनी नदी यहीं से निकलते हैं। जो भी नहीं नदी वाला क्षेत्र होगा तो मोस्टली मतलब ठीक होगा, उपजाऊ क्षेत्र होगा, कि जहां से नदी जाती है उसके पास में तो मोस्टली अच्छा होगा। तो ये लूनी नदी है जो कहाँ पर है, तो ये पूर्व की साइड में, पश्चिम साइड में नहीं है। और ये कहाँ से निकलती है, तो पुष्कर वैली, कहाँ से निकलती है, पुष्कर वैली, जो पुष्कर घाटी है, वैली को क्या बोलते हैं, घाटी। तो पुष्कर वैली से ही नदी निकलती है जी, कौन सी, आपकी लूनी नदी, कहाँ से, तो अरावली रेंज से, या अरावली पर्वत से। आपने देखा भाई जलवायु कैसी है इसकी, जलवायु कैसे गर्म और शुष्क है बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल गर्म, और शुष्क का मतलब होता है बिल्कुल बेकार। गर्म मीन्स गर्मी, औसत तापमान आपको पता है 50 से लेके 52 53 तक पहुंच जाता। अब तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मोस्टली 49 50 हो ही जाता देखा
कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार तो बहुत रिकॉर्ड, कह देना हर बार रिकॉर्ड टूटता जाता है। दिल्ली के अंदर 51, 52 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड करा गया। बहुत ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत दिक्कतें आने वाली है आने वाले समय में। अगर हमने क्लाइमेट चेंज नहीं किया, क्लाइमेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं। मैं ये कहता हूँ कि आप सोच के देखें कि ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे लगभग 700-800 करोड़ लोग हो रहे हैं इस पृथ्वी पर। जो भी मान लीजिए एक एक पेड़ लगाएं तब भी 1% नहीं बनते कि हाँ आपने, लेकिन ये जरूरी है कि पेड़ों को बचाना, पेड़ों को सुरक्षित रखना, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। हम कितने पेड़ डेली काटते हैं, डेली जंगल कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, उनकी जिनकी वजह से बारिश का अनियमित बारिश होना, ठंड बढ़ जाना, ज्यादा गर्मी बढ़ जाना, वो सब किसके पेड़ों की वजह से। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है इससे। ग्लेशियर पिघल जाते, देखा होगा अक्सर आप लोगों ने कि यहाँ बाढ़ आ गई, बेमौसम बरसात होने लगती है। अब खासकर जब होती है, जब और आपके क्या होता है, जब गेहूं कटने का समय आता। तो ये सब उसी की वजह से है। इसलिए पेड़ों को बचाएं और सुरक्षित करें, पेड़ भी लगाएं सब। तो जितने पेड़ बचे हैं उनको सुरक्षित रखिए। और कहीं ना कहीं इसको जैसे यदि हम बात करें कि भाई थार के मरुस्थल में आने वाले समय में ऐसा होगा कि यहाँ पर भी क्या खेती करी जाएगी, क्योंकि इन पे टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी के यहाँ पे देश की धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ गई। लगभग 150 करोड़ जनसंख्या होने के बाद में 2050 तक का आंकड़ा बताया, ये WHO ने बताया था। क्योंकि चाइना को हम क्रॉस कर गए जनसंख्या में। जब 2050 के बाद में जो शतक दशक आएगा 50-60 के बीच में, उसके बाद में जनसंख्या घटने लगेगी किसकी, भारत की जनसंख्या 150 करोड़, उसके भी प्लस और पहुंचेगी लगभग 160 करोड़ के आसपास। उसके बाद में घटने लगेगी धीरे धीरे। तो सोच के देखो फिर कहाँ से इतनी जमीन लैंड बसने के लिए, करने के लिए कहाँ से क्या क्या करना होगा। और AI का जमाना है आज की डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो AI के समय में मतलब क्या बहुत आने वाला फ्यूचर भी AI का होगा सब कुछ। सोच के भी ऐसा लगता है कि यार टाइम क्या है। ये पहले किसी ने सोचा था कि भी ऐसे बोर्ड होंगे टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर रखा होगा, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज से अगर कोई जाए, लगभग मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले चला जाए कोई, 10 साल। ये डिजिटल बोर्ड तो अभी हमारे यहाँ भारत की बात करो 2020 के लॉकडाउन के बाद ही आया, क्योंकि एजुकेशन जो ऑनलाइन हुई है वो 2020 के बाद ही हुई है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पर और ग्लोबल वार्मिंग पर इनका सबका फर्क है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कहते हैं कि भाई टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। इसको किस नाम से भी जाता है, द इंडिया ग्रेट डेजर्ट के भी नाम से जाता है। डेजर्ट किसको बोलते हैं, तो हम मरुस्थल को बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। और हम बोले कि क्षेत्रफल बताई दिया, और सबसे बड़ा मरुस्थल, यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा मरुस्थल, भाई ये तो हो गया। और हाँ, दुनिया में 17वें नंबर का मरुस्थल है ये। 17वें नंबर मतलब जो बड़ा होने के आधार पर, जैसे 1, 2, 3 और 4 ऐसे आता है। दुनिया में कितना नंबर आएगा, तो 17वां नंबर। तो फर्स्ट पे कौन आता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। दूसरे पे क्या, आर्टिक। आर्टिक। और थर्ड पे क्या आएगा जी आपका, सहारा मरुस्थल। सहारा वन के नाम, जो सहारा जंगल के नाम से भी, जो अमेजोन जंगल है, और ऐसे ही इनके नाम से भी सुना होगा आपने क्या। थर्ड पे क्या आएगा आपका, सहारा। सहारा मरुस्थल। लेकिन ये जो है ये बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फीले मरुस्थल है, क्योंकि इनके जो तापमान है बहुत कम है, और इनके ऊपर क्या जम जाती है, बर्फ जम जाता है। जैसे हम बात करें जी लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल जो इंडिया में है। लद्दाख के मरुस्थल पे एक तो सबसे ऊंचा है, जिसकी
जैसे इस पे ऊंचा है, ऊंचाई की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मरुस्थल पर बर्फ पड़ती है। बर्फ कैसे पड़ती है जी? बर्फ ऐसे पड़ती है कि हिमालय से ठंडी जो हवाएं आती है वो हिमालय से आती हैं सीधी, और कहाँ टकराती है, तो यहाँ टकराती है, कहाँ? लद्दाख के मरुस्थल में। और जो वहाँ पे मरुस्थल बना हुआ, जो रेत है, उसके ऊपर क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। और एक इसकी ऊंचाई भी बहुत ऊपर तक है। ऊंचाई भी मतलब लद्दाख सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से आता है भारत में। तो उस वजह से भी ऐसे ही ये दोनों हैं, कैसे हैं? ये बर्फीले क्षेत्र। और सहारा मरुस्थल है तीसरे नंबर पे, ये रेतीला क्षेत्र ही है इसका। ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आता है? तो फोर्थ नंबर पे आता है जी आपका अरब मरुस्थल, जो अरब देश का मरुस्थल है। फोर्थ नंबर पे क्या आता? अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे होगा। और अगर हम बात करें दुनिया में जो थार का मरुस्थल है वो कितने नंबर पर आ जाता है, तो वो आ जाता है आपका 17वें नंबर पर। ये आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि भाई जो वर्ल्ड में है, यदि वर्ल्ड में बात करें जो थार का मरुस्थल है वो कितने नंबर पे आता है, तो वो आता है 17वें नंबर पर। फर्स्ट पे पूछ ले तो अंटार्कटिका, सेकंड पे पूछ ले आर्टिक, और थर्ड पे सहारा, और फोर्थ पे क्या आएगा? अरब मरुस्थल, जो सऊदी अरब इधर का जो क्षेत्र है, ये सारे मिल गए। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ थार के मरुस्थल में क्या मिलते हैं? जैसे यदि मैं बात करूँ थार के मरुस्थल में खनिज वनिज, खनिज आपके जो तत्व हैं, ये खनिज वगैरह ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जिप्सम हो गया, जिप्सम, चूना पत्थर, चूना पत्थर और फॉस्फेट, फॉस्फेट जैसे तत्व मिलते हैं थार के मरुस्थल में। ये कहते हैं ना कि भी संसाधन है आपके पास में, तो आप यहाँ से बहुत खनिज तत्व निकाल सकते हैं। और उसके लिहाज से, खनिजों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है थार का मरुस्थल। तो इसलिए भारत का अच्छा, खनिजों के मामले में बहुत अच्छा प्रदेश भी है। प्रदेश मीन्स ये नहीं मानेंगे कि ये अलग से प्रदेश है कोई, तो ये आप चीज जानेंगे। एक आता है आपका हमारा इंडिया में कौन सा आता है? एक आता है कच्छ का मरुस्थल। क्या आता है जी? कच्छ का मरुस्थल। क्या आता है आपका? कच्छ का मरुस्थल। कच्छ का मरुस्थल। कच्छ का मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। लगभग कितना? 30,000 वर्ग किलोमीटर तक, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो कच्छ के मरुस्थल का कहाँ है? ये गुजरात में, गुजरात में है। तो गुजरात में, और लूनी नदी जो है, जो कि अरावली रेंज से निकलती है, लूनी नदी अरावली अरावली रेंज से निकलकर वो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो अरब सागर मिल जाता है इधर से, तो अरब सागर में जाके गिरती है, क्या क्या गिरती है? तो वो लूनी नदी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जी इसमें। और यहाँ पर क्या, जैसे नमक के लिए बहुत फेमस है, नमक निकाला जो नमक है, नमक बनाया जाता। और क्या बनाया जाता है जी? हाँ, नमकीन मिट्टी भी बोल सकते हैं। और क्या होता है? सफेद रंग का विशाल मैदान भी है, सफेद रंग का विशाल मैदान, विशाल मैदान कहाँ पर है? तो कच्छ के रण में। अब देखते हैं हम किसका, अब देखेंगे हम किसका? लद्दाख का मरुस्थल। लद्दाख का मरुस्थल। तो इसका क्षेत्रफल जैसे बात करें 95,000, 95,876 किलो वर्ग किलोमीटर, 95,876 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसमें से क्या है? ठीक है,
तो सबसे ज्यादा इसमें मतलब बर्फ, इस पर क्या है, बर्फीली परत। बर्फ भी पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसके जो हिमालय से ठंडी हवाएं चलती है और वो क्या लाती है अपने साथ में, बर्फ, क्योंकि और सबसे ऊंचाई वाला भी क्षेत्र है और इसकी ऊंचाई लगभग हाँ, ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है कौन, लद्दाख का मरुस्थल। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपना थार के मरुस्थल पे आते हैं। थार का मरुस्थल, जी ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो राजस्थान का मोस्टली जो पार्ट है वो चूरू, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, बीकानेर तक ये फैला हुआ है, और जोधपुर, और क्या आएगा, जोधपुर, जोधपुर और जैसलमेर, यहाँ ये फैला हुआ है मोस्टली इन छह पार्टों में, मतलब छह जिले बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है, छह जिले हैं, इनमें फैला हुआ है ये। और ये कैसा है, इसमें यहाँ क्या मिलता है, बालू। बालू आपने देखा होगा कि भाई अगर जरा सा आप, जब घर बनता है तो बालू लेके आते हैं, और बालू अगर उस पर थोड़ी सी धूप लग गई, वो कितना गर्म हो जाता है एकदम से, आप हाथ नहीं रख सकते, आप पैर नहीं रख सकते उस पर। अगर रात के समय में आप देखोगे उस पर ठंड, अगर ठंड का समय है तो आप देखोगे तब भी आप नहीं छेड़ सकते उसे, हाथ नहीं रख रख सकते, ठंड में ठंडा और गर्म में गर्म होता है, क्या, तो बालू होता है, ठीक है। ये आपने अब हम देखते हैं कि इसका निर्माण, जो मरुस्थल है थार का निर्माण कैसे हुआ था। ऐसा मानना है भूगोलवेताओं का, भूवैज्ञानिकों का, कि यहाँ पर क्या हो, पहले क्या था, तो पहले यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था, कई करोड़ों वर्ष पहले समुद्र हुआ करता था यहाँ पे। जो आज क्या है यहाँ पर थार का मरुस्थल है, वो कैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कैसे इस चीज को कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे जीवाश्म मिले हैं, जैसे डायनासोर तक के यहाँ जीवाश्म मिले हैं, और सीपी मिले, शंख मिले हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई 18,000 करोड़ वर्ष पहले, इतना बहुत पुराना बताते हैं इनको, क्योंकि आज तो सभी चीज पता चल जाती है। आज ये नहीं है ना कि आज का बिना साइंस में कि आप कोई कितना साल का है, ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि भाई वो बता सकते हैं। मैं कितना भी झूठ बोलूं जो मेरी एज इतनी है, नहीं, ये वो चेक कर सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से, इतनी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। और एआई जो आने वाला है फेज, एआई को तो बिल्कुल ही खतरनाक है। वो तो ऐसा मानिए कि एआई का तो बहुत सिस्टम, आप कुछ भी अपना 1 सेकंड में जवाब मिल जाता, कुछ भी आप सर्च कर लो, जो आपको चाहिए आप पूछिए, आप सिर्फ मुंह से निकालने की जरूरत है। आपने देखा होगा भाई एआई इतना है, जो आपके फोन है आपका, पॉकेट एआई बोलते हैं इसको, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोन इसमें आ जाता है जेब में, पॉकेट फोन एआई सिस्टम। तो इसको आपने माइंड में कुछ सोचा, देखा होगा ऐसे, जैसे आपने माइंड में कुछ सोच लिया और वो तुरंत आपको फोन में मिल गया, एकदम से वो आपके सामने कुछ वीडियो देखी, सॉन्ग देखा, सॉन्ग सोचा आपने ऐसा, और तुरंत फोन में आ जाता है ऐसा। वो नेट है ना, मैं नेट भी, आपके फोन भी आपकी बातों को सुनता है, किसके द्वारा, नेट के द्वारा। और जैसा आप कंटेंट देखते हैं नेट पर, यानी कि आपने यूट्यूब ही खोला, हम यूट्यूब की बात करें, जैसा कंटेंट आप देखते हो यूट्यूब पर, ऐसा ही कंटेंट आपको दिखाता हुआ चला जाता है। आपने जैसी वीडियो देखो, पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई की, कॉमेडी की वीडियो देखते हो, कॉमेडी कॉमेडी आने लगती है उस पर। कोई वैसे अलग से वीडियो देख रहे हो तो उसकी, साइंस एंड टेक की देख रहे हो तो साइंस एंड टेक की वीडियो आएंगे आपके पास में। तो फोन मतलब आपकी सारी बातें सुनता है। तो आइए हम बात करें किसकी, थार के निर्माण की, कि भाई समुद्र के यहाँ पर क्या पाया था,
जो करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ करता था, तो ऐसा मानना है साइंटिस्टों का कि यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मिली है जो समुद्र में ही पॉसिबल है उनका होना। तो यहाँ पर धीरे 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 बनता गया और समुद्र लुप्त होता गया, और उसके बाद में क्या बना, थार का मरुस्थल। ठीक है, इसका निर्माण ऐसे। और और हम देखते हैं यहाँ पर इसमें से क्या निकलती थी, लूनी नदी, जो कचकिरण में खत्म हो जाती थी, वो विलुप्त हो जाती थी। ठीक है। और और हम देखते हैं, बस इतना ही बहुत है। क्वेश्चन यहीं से पूछा है मोस्टली इन चीज़ों में, और कहीं नहीं पूछेगा। तो ये आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और मैं कहूँ तो रटी होनी चाहिए। मैप में देखिए, हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। और अच्छा, मैप में यहाँ ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्या आता है, ये आपका कच्छ वाला एरिया, ये वाला, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, अरावली रेंज। और इसके पूरब में जो, सॉरी, पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल। 15% आपका पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो है 85% क्या है, भारत का हिस्सा है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका जो लद्दाख वाला हिस्सा, क्योंकि ऊंचाई है, सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पे, तो लद्दाख में है। और यहाँ पर क्या, ये बर्फ से ढका हुआ हिस्सा, और बर्फीले जैसा अंटार्कटिका और आर्कटिक। आर्कटिक, इनमें भी, ये भी क्या है, ये भी रेगिस्तान है, लेकिन इनमें क्या है, बर्फीले क्षेत्र है। तो इसलिए वो बर्फीले, और बाकी बात करें कि रेतीली क्षेत्र है, जैसे थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, सहारा। तो ये कैसे हैं, सारे ये रेतीले क्षेत्र। तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि जो हम कल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम द्वीप। ये क्या है, अंडमान निकोबार। ये मैंने आपको बता दी, ये आपका जो है किसका, हिमालय का पार्ट है। हिमालय में भी कौन सा, ट्रांस वृहद वृहद हिमालय का पार्ट है, जो यहाँ से शुरू होगा। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा है ही, कि ये जो ये द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे जो द्वीप बने हुए हैं, ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे अंडमान निकोबार की बात करो तो सैंडल पीक, वो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, जो वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि एक पहाड़ी। और ये समुद्र के जैसे समुद्र में आगे, तो उसमें समुद्र में डूब गए। तो क्या है, ये भी एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे अंडमान निकोबार। ये कितने, उसको लगभग 247 जो द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप, उनको मिला के अंडमान निकोबार बनता है। अंडमान के अंदर कितने आते हैं, 247, और निकोबार के अंदर कितने आते हैं, तो 19 द्वीप मिलकर ये बनाते हैं। ऐसे ही ये इस तरफ है क्या, आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी ऐसे ही है। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमेशा लास्ट टाइम मैं कहता हूँ कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने छोटे बड़े बहन भाई और प्यारे दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।